नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और कल की जो वीडियो थी हमारी थी कौटिल्य से रिलेटेड। हमने कल की वीडियो में कौटिल्य के परिचय यानी कि उनके जो जीवन के बारे में प्रमुख बातों के बारे में जाना था। और हमने जाना था अर्थशास्त्र के बारे में। आज की जो वीडियो है ये है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत जो दिया था उन्होंने, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत क्या था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो क्लास है या फिर वीडियो है ये है पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 से रिलेटेड है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में। उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसका जो पहला है वो है स्वामी यानी कि राजा, जिसे वो अपनी जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर में इस सप्तांग सिद्धांत को बांटता है। और स्वामी या फिर राजा को क्या कहता है, समझता है, सिर समझता है। ठीक है। राजा का प्रमुख कार्य, राजा का प्रमुख राज्य का प्रमुख अंग क्या है? राजा होता है, जो नीति और शासन का संचालन करता है। राजा को धर्म, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति में निपुण होना चाहिए। उसे निष्पक्ष, दूरदर्शी और न्यायप्रिय होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8-8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5 घंटा का होगा। राजा के बारे में जो पहला सिद्धांत देता है वो उसको क्या कहता है कि स्वामी कहता है। वो इसमें बताता है कि जो राज्य का जो प्रमुख अंग है वो राजा ही होता है, जो अपने राज्य का जो शासन संचालन करता है। राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को धार्मिक, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र और राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। उसे क्या न्यायप्रिय होना चाहिए या फिर दूरदर्शी होना चाहिए, जो अपने राज्य के बारे में दूरदर्शी सोच रखे। कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन और रात में जो 8-8 भागों में विभाजित किया है, और प्रत्येक 1.5 घंटा का जो है वो भाग होगा, यानी कि जो प्रत्येक भाग है वो 1.5 घंटा का होगा। इसमें जो दिन और रात को बांटता है। ठीक है। ये थी राजा के जो स्वामी के बारे में कुछ बातें। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है अमात्य यानी कि मंत्री, जिसे बॉडी के हिसाब से क्या समझता है, क्या मानता है? आंखें यानी कि दृष्टि। जिस प्रकार आंखें हैं, जो हमारे शरीर की जो आंखें हैं वो देखने और मार्गदर्शन करने में हमारा कार्य करते हैं, उसी प्रकार मंत्री भी अपने राज्य में करते हैं। यानी कि राजा के जो मंत्री है वो शासन संचालन में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों। मंत्री को कैसा होना चाहिए? मंत्री को बुद्धिमान, ईमानदार, कुशल प्रशासक होना चाहिए। राज्य की नीतियों को बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मंत्रियों की ही होती है। यानी कि मंत्री कैसे होना चाहिए? जो अच्छी नीतियां बना सके, अच्छे नियम बना सके राज्य के लिए, ऐसे मंत्री होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा है जनपद, यानी कि प्रजा एवं भूमि। और इसे शरीर का कौन सा किस आधार पर समझता है? जांग, जांग के बारे में जांग समझता है। ठीक है दोस्तों। राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता ही राज्य का आधार होती है। जो जनता है वो राज्य का एक प्रमुख आधार होती है, क्योंकि राज्य और जनता के बिना राज्य कुछ भी नहीं होता। एक जनपद का जो संगठन है वो 10 गांव का समूह है। यानी कि जो 10 गांव का जो समूह है उसे क्या बोला जाता है? जनपद बोला जाता है। और इसी के साथ 200 गांव के जो समूह है उसको सार्वत्रिक बोला जाता है। 400 गांव के समूह को द्रोणमुख और 800 गांव के समूह को स्थानीय बोला जाता है। हमारा और कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन के एक इकाई है। जनपद की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक एक नामक जो अधिकारी था वो करता था। यानी कि कौटिल्य क्या कहते हैं कि जनपद है जो प्रशासन की एक इकाई थी,
और जनपद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी ग्राम। ग्राम की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे कौन चलाता था? एक ग्रामिक नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता। जैसे कि आज के समय में जो ग्राम की जो शासन व्यवस्था है, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सरपंच के हाथ में होती है, उसी तरह उस समय कौन था? एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, वो था ग्रामिक। था ग्रामिक। और सीमा विवाद की स्थिति में जो समाधान के लिए रखा गया था, वो कौन सा अधिकार था? पंचग्रामिक। ठीक है दोस्तों। जो अगला सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत है, वो है दुर्ग, यानी कि किला, यानी कि रक्षा प्रणाली। और उसे शरीर का कौन सा भाग बताया है? शरीर के भाग के रूप में बताया कि वो भुजाएं हैं, यानी कि रक्षा कवच। राज्य की सुरक्षा और रक्षण के लिए दुर्ग थे, वो आवश्यक होते थे। ठीक है दोस्तों। कौटिल्य के मतानुसार चार प्रकार के जो दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं, उनके नाम है ओदक दुर्ग, पर्वतक दुर्ग, पर्वत दुर्ग और धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। जो ओदक दुर्ग है वो कौन से दुर्ग होते थे? वह दुर्ग, ओदक दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी और तालाब से घिरा होता था, और उसे क्या कहते थे? ओदक दुर्ग कहते थे। यानी कि जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते थे, मतलब कि एक किला होता था वो पानी के बीच में बना दिया जाता था, और चारों तरफ से क्या होता था? वो पानी से घिरा होता था, ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। मतलब दूसरे राज्य के जो सैनिक है वो हमला करने से पहले क्या करते थे? वो ऐसे थोड़ी कि पानी में को आ सकते हैं, इसी तरह से क्या था कि वो पानी के बीच में बनाए जाते थे, ताकि जो राज्य की सुरक्षा सही रखी जा सके। दूसरा है पर्वत दुर्ग। पर्वत दुर्ग बड़ी चट्टानों से निर्मित पर्वतों पर स्थित दुर्ग पर्वत दुर्ग कहलाता था। यह क्या था कि जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर क्या कर दिया जाता था? दुर्ग बना दिए जाते थे। नेक्स्ट है दानवन दुर्ग। ये ऐसे दुर्ग होते हैं जो ऐसे मरुस्थलीय जगह पर बनाए जाते थे जहां न तो पानी होता और न ही उनका किसी का भी पहुंचना आसान होता है। ठीक है दोस्तों, ये मरुस्थलीय जगह पर बनाए जाते थे, बने होते थे। वन दुर्ग, घने जंगलों में बना दुर्ग जहां रास्ता बेहद दुर्गम हो, इसे वन दुर्ग की संज्ञा दी गई। कौटिल्य के अनुसार ओदक दुर्ग व पर्वत दुर्ग संकट के समय राज्य की और उसके नागरिकों को रक्षा में सहायक होते थे, जबकि धानवन दुर्ग व वन दुर्ग संकट के समय राजा की सुरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं। कौटिल्य का क्या कहना है कि जो ओदक दुर्ग और पर्वत दुर्ग है वो क्या थे? जो राज्य की और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए सहायक होते थे, और दानवन दुर्ग और वन दुर्ग है वो संकट के समय राजा की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते थे। यानी कि ओदक दुर्ग और पर्वत दुर्ग राज्य और नागरिकों के लिए अच्छे थे, और वन दुर्ग और दानवन दुर्ग राज्य राजा के लिए। प्रत्येक भाग का नियंत्रण नागरिक नामक अधिकारी करता था। अगला जो सिद्धांत है वो है कोष, यानी कि राजकोष, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थिक शक्ति। इसको क्या बताया है? शरीर के बॉडी के हिसाब से मुख कहा है। राज्य की आर्थिक शक्ति और धन संग्रह की व्यवस्था कोष होता है। कर संग्राहक को समाकर्ता कहा है, कोषाध्यक्ष को सनिधत्ता कहा है। और राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया है। यानी कि जो राजस्व वृद्धि है उसको, उसके लिए क्या किया है? कौटिल्य ने सिद्धांतों का निर्माण किया है। इसके लिए क्या सिद्धांत बनाया? पहला परिपुष्ट सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा होती थी। यानी कि परिपुष्ट सिद्धांत में क्या था कि जो धन की प्राप्ति होती थी वो उद्योगों पर क्या लगाया जाता? कर लगाया जाता था। इसी वजह से धन की प्राप्ति होती थी। लेकिन शैशव काल और आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि जो संकट काल है, अगर किसी उद्योग पर उस पर
संकट काल है, या फिर वो आरंभिक स्थिति में, यानी कि अभी अभी नया जो उद्योग है वो बना गया है, तो उन पर कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर करारोपण करना चाहिए। यानी कि जब वो अच्छी तरह से उद्योग चल सके, तभी क्या करना चाहिए, राजा को उद्योगों पर कर लगाना चाहिए, उनसे कर लेना चाहिए। अगर वो आरंभिक स्थिति में है, मतलब कि अभी नया उद्योग स्थित किया है, तब राजा को कर नहीं लेना चाहिए। और ना ही अगर उद्योग पर संकट की स्थिति आ पड़ी है, तब भी राजा को उन पर कर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, दुर्लभ्य का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, उसे कर मुक्त रखना चाहिए। दुर्लभ्य सिद्धांत का मतलब है कि राजा के लिए अगर कोई ऐसी वस्तु है जो राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है, राज्य के काम आती है, तो उस पर कोई भी कर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो राज्य के बहुत ही अत्यधिक उपयोगी है, राज्य के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है कर मुक्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिन्हें अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए, जैसे संस्कार, व्रत, यज्ञ व दान। यानी कि मतलब क्या इसका, कि ऐसे विशेष मतलब कौटिल्य का कहना है कि संस्कारों पर या फिर व्रतों पर और यज्ञ हो रहा है, और किसी प्रकार के दान पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। पांचवा सिद्धांत है दंड। सेना एवं न्याय व्यवस्था, इसको क्या बताया है शरीर के हिसाब से, मस्तिष्क ने किसका दिमाग बताया है, किसको, सेना को। राज्य की सुरक्षा और शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड, सेना एवं न्याय प्रणाली होना क्या है, आवश्यक है। कौटिल्य ने दैहिक, कायिक व आर्थिक दंड का समर्थन किया है। और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार की सेना बताई है, जिसे कहा जाता है कि चतुरंगिणी सेना। ये सेना कौन सी थी, पैदल, रथ, घोड़े की और हाथी की। ये सेना 4 प्रकार की थी। पैदल सेना हो गई, रथ वाली सेना हो गई, घोड़े पर जो सेना थी वो, और हाथी पर। नेक्स्ट है मित्र या फिर सहयोगी राजा। इसको क्या बताया है, कान का रूप बताया है। राज्य के मित्र, पड़ोसी और सहयोगी देश होते हैं जो संकट के समय क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यानी कि जो राज्य के जो लगते पड़ोसी राज्य हैं, उनको क्या बताया है, कान का रूप बताया है कौटिल्य ने। ये क्योंकि उसके सहयोग में कार्य करते हैं। संकट के समय में जो अड़ोसी पड़ोसी ही काम आते हैं, तो क्या जो पड़ोसी राज्य हैं वो संकट के समय में उस राज्य की सहायता करेंगे। मंडल सिद्धांत है, इसको एक अलग से एक वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देकर। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी महत्वपूर्ण माना है। अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। मंडल सिद्धांत में 12 राज्य, 8 उप प्रकृतियां और 72 प्रकृतियां होगी। इसके बारे में थोड़ा अभी आगे की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। कौटिल्य के द्वारा जो बनाई गई षटगुण नीति है, यानी कि जो 6 प्रकार की नीति है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। पहली नीति है जो विदेश नीति है, संधि यानी कि मित्रता करना। ये हम धर्मशास्त्र में भी शायद इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये सेम ही है। ठीक है दोस्तों। संधि यानी कि मित्रता करना। जब राजा शक्तिशाली न हो तो दूसरे राजा से संधि कर ले। मित्रता करना यानी कि अगर राज्य का जो राजा है उसे लगता है कि वह शक्तिशाली नहीं है, तो पास के किसी पड़ोसी राज्य से वह क्या कर ले, मित्रता बना ले, उसके साथ संधि कर ले, ताकि वो संकटकालीन समय में उसके साथ खड़ा हो उसके। ठीक है दोस्तों।
विग्रह, दूसरी नीति है जो विग्रह यानी कि युद्ध करना। जब राजा को लगे कि किसी राज्य से युद्ध करने से ही लाभ होगा तो युद्ध अवश्य करना चाहिए। ये दोस्तों तीसरा है याना यानी कि सेना बढ़ाना। हर एक राज्य चाहता है कि वो अपनी सेना का भी विस्तार करे और अपना राज्य का भी विस्तार करे। इसी 6 नीतियों में कौटिल्य ने कहा है कि उसे याना यानी कि सेना भी अपनी बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए, सेना का विस्तार करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चौथा है आसन यानी कि निरपेक्षता। जब कोई निर्णय लेना कठिन हो तो इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब है कि एकदम से ही कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई निर्णय लेने में कठिनाई हो रही हो तो उसका इंतजार करना चाहिए कि यह काम करे या ना करे, युद्ध करे का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सोच समझ कर ही राजा को इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। द्विवेदी भाव यानी कि दोहरी नीति। किसी भी स्थिति में दो पक्षों के साथ चालाकी से संबंध रखना, यानी कि राजा को क्या करना चाहिए, दोहरी नीति का जो दोहरी नीति है वो अपनानी चाहिए। चोरी चोरी वो अलग उससे अलग राज्यों से भी क्या करे, संबंध बना के रखे। ठीक है दोस्तों। चालाकी दिखानी चाहिए इस समय राजा को दो पक्षों से। क्या पता एक पक्ष है जो राजा का वो साथ ना दे तो दूसरा जो पक्ष है वो राजा का साथ दे दे। ठीक है दोस्तों। शरण यानी कि शरण लेना। जब राजा कमजोर हो तो किसी शक्तिशाली राज्य की शरण में जाना चाहिए। अगर राजा को लगता है कि राजा जो अपने राज्यों को ठीक से नहीं संभाल पाता, वो कमजोर है, तो किसी शक्तिशाली राजा की शरण में जाना चाहिए ताकि वो उसकी समय रहते सहायता कर सके। कूटनीति के उपाय। राजा को राज्य विस्तार और रक्षा के लिए 4 उपायों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो 4 उपाय हैं जो कूटनीति के बताए हैं, साम दाम दंड भेद। साम मतलब समझाना, दंड मतलब कि धन से संतुष्ट करना, दंड मतलब युद्ध करना और भेद वोट डालना। साम समझाए यानी कि समझाना, शांत पहले क्या करनी चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से बातें करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो उसको क्या दाम देकर खरीदना चाहिए, अगर दाम देकर खरीदना चाहिए। अगर वो धन से संतुष्ट होता है या शांत होता है तो यह नीति अपनानी चाहिए। थर्ड है दंड यानी कि युद्ध करना। जब शत्रु अन्य उपायों से नहीं मानता तो क्या करना चाहिए, युद्ध करना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। भेद फूट डालना, शत्रु के बीच फूट डालकर उसे कमजोर करना चाहिए। कौटिल्य के जो कौटिल्य ने जो 9 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं उनके बारे में आप एक बार नजर डाल ले। बस आप इन गुप्तचरों के क्या करें, नाम याद रख ले, बस आपके लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। ठीक है दोस्तों। तपसा यानी कि सन्यासी या योगी। तपसा ध्यान रखिए। तपसा ये क्या करते थे, दूसरे राज्यों में सन्यासी या योगी बनकर क्या कर रहे थे, गुप्तचर के रूप में रहते थे। ठीक है दोस्तों। गृहपति का यानी कि गृहस्थ जीवन जीते थे। ये दूसरे राज्यों में गृहस्थ जीवन जीकर क्या करते थे, वहां पर गृहस्थ जीवन जीते थे और गुप्तचर का भी कार्य करते थे। वेश्या या फिर नृत्यिका या फिर गणिका या फिर दासियों के रूप में ये स्त्रियां थी जो कि सुंदरी बनकर या फिर नर्तकी बनकर या फिर गणिकाएं बनकर क्या करती थी, दूसरे राज्यों में गुप्तचर का कार्य करती थी। उदासी थे यानी कि भिक्षु या फिर संत गुप्तचर। ये क्या करते थे, भिक्षु बनकर या फिर किसी संत के रूप में क्या करते थे, जाते थे और दूसरे राज्यों पर क्या करते थे, गुप्तचर का काम करते थे, गुप्तचर के रूप में रहते थे। सेतिक ये व्यापारी के रूप में रहते थे। रसद ये भोजन विक्रेता यानी कि गुप्तचर ये भोजन बेचने के लिए क्या करते थे, जाते थे और वहां पर देखते थे कि क्या चल रहा है। तिक्सर क्रोधी या क्रोधी प्रवृत्ति के ये गुप्तचर होते थे। कुलाचार धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठ व्यक्ति होते थे, ये इस तरह के गुप्तचर होते थे। वर्ग
गुप्तचर जो शत्रु राज्य से भागकर आता है उसे क्या नाम दिया है? भर्ग नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था कौटिल्य के गुप्तचर। अब देखते हैं गुप्तचर के क्या 4 प्रकार, युद्ध के 4 प्रकार देखते हैं। युद्ध के 4 प्रकार जो कौटिल्य ने बताए हैं। प्रकाश या धर्म युद्ध, यानी कि जो नियमानुसार युद्ध होता है। कूट युद्ध या छल कपट का युद्ध। त्रेषण युद्ध, यानी कि निकृष्ट युद्ध, विष आदि का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। माया युद्ध, मोह या भ्रम द्वारा युद्ध किया जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। आपको सिर्फ केवल क्या करना है? इन न्यायालयों के नाम याद रखने हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय और स्थानीय न्यायालय। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का भी वर्णन किया है। कितने प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है? 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? कृषि, पशुपालन और व्यापार। इन तीनों से क्या करता था? रोजगार है जो चलता था एक राज्य में। 2 शब्द है यहाँ पर, शीताध्यक्ष और रूप दर्शन। शीताध्यक्ष और रूप दर्शन कृषि से संबंधित होता था और सिक्कों के निरीक्षण को कहते थे क्या? रूप दर्शन। और शीताध्यक्ष क्या था? कृषि से संबंधित था। तो दोस्तों ये था कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं पीपीटी, आपको क्या करना है? टेलीग्राम को क्या करना है? ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, जो इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। उसे क्या करें? आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए। इसी के साथ क्या होगा? वो टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगी? ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ है जो, ये पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप इससे क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इसकी क्या करें? रिवीजन करिए। ठीक है।